नमस्कार, आप देख रहे हैं बात मुद्दे की। मैं हूं अविनाश। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान अब पूरे उफान पर है। जिन 28 विधानसभा सीटों पर चुनाव होना है, वहां कांग्रेस और बीजेपी ने प्रचार में पूरी ताकत लगा दी है। इधर दोनों ही दलों के दिग्गज भी लगातार हमलावर बने हुए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने पर निशाना साधा तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी जवाब दिया। तेज होती जुबानी जंग में सवाल यही है कि मूल मुद्दे कहां हैं और पब्लिक जो सब जानती है वो इस दफा किसे सत्ता की चाबी सौंपेगी। सवाल कई है और यही है हमारा आज का विशेष चुनाव और चुनौती। इस पर हमारे खास मेहमानों के साथ हम चर्चा का आगाज करेंगे, लेकिन उसके पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में उपचुनाव का घमासान अब चरम पर है। दोनों ही दल और दोनों ही दल के दिग्गज एक दूसरे पर अब सीधा प्रहार कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने बीजेपी पर निशाना साधा है। उनका साफ कहना है कि पुलिस और प्रशासन सरकार के इशारे पर काम कर रहा है। 10 नवंबर के बाद 11 नवंबर भी आएगा। इशारा साफ है कि कांग्रेस की सरकार बनी तो वो क्या एक्शन लेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने भी कमलनाथ के बयान पर सख्त ऐतराज जताया है। आप खुद ही सुनिए। मैंने इलेक्शन कमीशन को पत्र लिखा है, आज पत्र लिखा है कि ये निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। ये छोटे छोटे शासकीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रहे, तुम जाके ये करो। और 10 तारीख के बाद सब अधिकारी और पुलिस कर्मचारियों को याद रखना चाहिए कि 10 के बाद 11 तारीख भी आएगी। अपनी संभावित पराजय से बौखलाकर कांग्रेस के नेता श्री कमलनाथ जी, श्री दिग्विजय सिंह जी आजकल कर्मचारियों और अधिकारियों को धमका रहे हैं। रोज धमकी दी जा रही है, हम देख लेंगे, हम निपट लेंगे, हम निपटा देंगे। आखिर उनका भी आत्मसम्मान होता है। उनके मनोबल को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, उनका अपमान किया जा रहा है। धमकाना भी चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन है। इसलिए मैं माननीय चुनाव आयोग से निवेदन करता हूं, वो स्वतः संज्ञान ले और धमकाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करे। इधर चुनाव प्रचार से अभी तक दूर रहे सांसद दिग्विजय सिंह भी जुबानी जंग में कूद पड़े हैं। उन्होंने भी चुनाव आयोग से इस मुद्दे पर शिकायत की है। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी चुनाव आयोग के सामने अपनी बात रखने पहुंचे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ है, भारतीय जनता पार्टी के प्रशासन के खिलाफ है, चुनाव आयोग के खिलाफ नहीं है। लेकिन जिस तरफ से माननीय चुनाव आयोग को सरकार गुमराह कर रही है, उसका हम ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। मध्य प्रदेश के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी को कई गंभीर शिकायतें जो कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने जिस प्रकार से मध्य प्रदेश के अधिकारी और कर्मचारियों को धमकाने का जो प्रयास किया है और अन्य कई मुद्दों पर हमने उनको भी शिकायत दर्ज कराई है। और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी से हमने मांग की है कि इस प्रकार के नेताओं के चुनाव प्रचार पर प्रतिबंध लगाया जाए, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। कुलजमा साख का सवाल बन चुके उपचुनाव में कोई भी किसी से कम साबित होना नहीं चाहता। यही कारण है कि अपनी उपलब्धियों के साथ कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे को कमतर बताने में कोई कसर बाकी नहीं रख रहे। ताबड़तोड़ जनसंपर्क, स्टार प्रचारकों की सभाएं यही बताती हैं कि बाई इलेक्शन कितने खास हैं। जनता अब किसके सिर पर सत्ता का ताज रखेगी, 10 नवंबर को पता चल जाएगा। न्यूज़ वर्ल्ड डेस्क। उपचुनाव के इस घमासान में कौन क्या कुछ कह रहा है, कौन किस तरह के वार कर रहा है और किस तरह से पलटवार किए जा रहे हैं, ये आपने देखा। और आइए इस पर हम चर्चा के लिए अपने खास मेहमानों के पास आपको लिए चलते हैं। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। गौरव जी, आपका बहुत स्वागत।
राकेश सिंह यादव हैं, कांग्रेस प्रवक्ता है। राकेश जी, आपका बहुत स्वागत हमारे इस चर्चा में। और राजू मालवीय जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, ये हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी हैं। राजू जी, आपका बहुत स्वागत। ये जो सियासी परिदृश्य इस वक्त मध्य प्रदेश का आप सभी ने देखा, लगातार जुबानी जंग तेज हो चली है, प्रचार जो है पूरे जोरों पर है। स्टार प्रचारक भी अपना पूरा जोर लगा रहे हैं कि किसी तरह से जनता जो है उन विधानसभा क्षेत्रों की जहां चुनाव होना है वो उनका साथ दे, अपनी तरफ रिझाने की कोशिश की जा रही है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस और बीजेपी के दिग्गज नेता हैं वो एक दूसरे पर हमलावर बने हुए हैं। आगाज मैं चर्चा का शुरू करूंगा गौरव चतुर्वेदी जी से। गौरव जी, इस पूरे ही सियासी परिदृश्य को जो बनते बिगड़ते समीकरण हैं जो चुनाव के वो जो दिखाई दे रहे हैं अभी, उनको लेकर आपका क्या कहना है? और जिस तरह से निर्वाचन आयोग जाकर आज दिग्विजय सिंह जी ने भी शिकायत दर्ज कराई, वी.डी. शर्मा जी ने भी अपनी बात रखी वहां पर, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के बीच में जिस तरह की तंज कसे जा रहे हैं, आरोप और हमले किए जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? अविनाश जी, मैंने लगभग पत्रकारिता के जीवन में 6 विधानसभा चुनाव जी और लगभग 6-7 लोकसभा चुनाव देखे हैं जी, और साथ में कई उपचुनाव देखे जो लगभग 30-40 के ऊपर है, अब तो 60 के ऊपर माने जाना चाहिए जी। हर चुनाव के दौरान सत्ता पक्ष के ऊपर विपक्ष इस तरह के आरोप लगाता है जी, और इस तरह के आरोप लगाने के पीछे एक वजह होती है कि जो भी अधिकारी कर्मचारी रहते हैं, सभी, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूँ जी, कुछ अधिकारी कर्मचारी होते हैं जो उन क्षेत्रों में काम कर रहे होते हैं जी, वो सत्ता के इशारे पर काम करते हैं, वो करते आए हैं, कोई नई बात नहीं है जी। बस ये है कि आप उसके उन तथ्यों को कैसे सामने रखते हो जी, और उस पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है जी। सबसे बड़ी चीज है कि चुनाव आयोग की भूमिका पूर्ण रूप से निष्पक्ष रहती है जी, लेकिन प्रशासनिक मशीनरी का झुकाव थोड़ा बहुत सत्ता पक्ष के प्रति हमेशा से रहता है, कोई नई बात नहीं जी। गौरव जी, आपके पास लौटूंगा। राजू जी, गौरव जी भी यही कह रहे हैं कि जिस तरह से प्रशासनिक मशीनरी है उसका झुकाव कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सत्ता पक्ष की ओर ही होता है, और आरोप भी कुछ इसी तरह के लग रहे हैं सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर। कमलनाथ जी ने खुद ही आज कहा एक बयान में कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी। क्या समझा जाए उनके इस बयान को? हालांकि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जो है उसका पलटवार किया है और इस तरह उनके इस बयान पर कड़ा एतराज भी जताया। आप क्या कहेंगे? देखिए, पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी तो बौखला गए हैं जी। कभी वो किसी पर आरोप लगाते हैं, कभी किसी पर आरोप लगाते हैं, कभी अपने गरिमा को भूलकर गैर मर्यादित भाषा का प्रयोग करते हैं जी। और इस तरह की बात जो पुलिस और प्रशासन पर उन्होंने कही है, मुझे लगता है कि वर्षों तक कांग्रेस का शासन रहा है और जो कांग्रेस करती आ रही थी उस समय जी, शायद वही चीज उन्हें ध्यान में है, और इसलिए उन्हें नहीं भूलना चाहिए कि वे प्रशासन के ऊपर आरोप लगाकर जिस तरह से बात कर रहे हैं वो धमकी दे रहे हैं जी। और ये धमकी देने का ना तो समय है, ना कोई आपकी धमकी में आने वाला है। प्रशासन चुनाव आयोग के निर्देश पर काम करता है जी, और चुनाव आयोग पूरी निष्पक्षता के साथ काम करता है जी। लेकिन स्वाभाविक रूप से कांग्रेस को जब ना तो उच्चतम न्यायालय पर भरोसा है, न कभी हाई कोर्ट पर भरोसा, न सीबीआई पर भरोसा, किसी एजेंसी पर भी उनका भरोसा नहीं है जी। और वो भरोसा सिर्फ इसलिए नहीं होता है कि जब तक कोई एजेंसी उनके पक्ष में बात करती है तब तक वो सही होती है जी। इवन ईवीएम की भी पोजीशन यही है। आप अगर पिछले चुनाव को उठाकर देखेंगे तो तमाम तरह की शिकायतें उन्होंने ईवीएम के खिलाफ की थी जी, और जब उनकी सीटें ज्यादा आ गई तो शिकायतें उनकी खत्म हो गई जी। तो वो लगातार इस तरह की जो बातें करते हैं जी। और अभी कमलनाथ जी की जो स्थिति दिख रही है वो तो स्पष्ट रूप से बौखलाहट की दिख रही है जी। कि हारा हुआ सेनापति को लगता है मैं क्या कर दूं और क्या कह दूं जी। लेकिन जिस तरह की बात नहीं, साथियों की है। राजू जी, जिस तरह से अभी गौरव जी भी बोल रहे थे कि इस तरह की जो है झुकाव भी कर्मचारियों और अधिकारियों का रहता है, और कहीं ना कहीं वो दबाव में रहते हैं सत्ता पक्ष के, और यही बात
कांग्रेस भी कह रही है, यही कुछ आरोप लग भी रहे हैं, और कहीं ना कहीं जब धुआं उठ रहा है तो चिंगारी तो कहीं ना कहीं जली रही होगी। राजू जी नहीं, मैं गौरव जी की बात से इसलिए सहमत नहीं हूँ कि यदि ऐसा होता तो पिछली बार भी हमारी सरकार थी। अविनाश जी, मैंने कुछ कर्मचारियों की बात की है, कुछ अधिकारियों की बात की, पूरे प्रशासन की बात नहीं कर रहा हूँ। जी जी राजू जी जी आप अपनी बात कंप्लीट करिए। गौरव जी का कहना है कि पूरे अमले की बात नहीं कर रहे, कुछ अधिकारियों कर्मचारियों की बात। मुझे लगता है कि ये जो भी बात वो कह रहे हैं, स्पेसिफिक अगर कोई बात सामने आती है तो आप चुनाव आयोग के ध्यान में डालिए। चलिए राजू जी आपके पास लौटूंगा। राकेश जी आप क्या कहेंगे? देखिए जी, भारतीय जनता पार्टी पिछले 15 साल से सरकार में रही थी जी, कांग्रेस की सरकार तो 11 महीने की रही। अब ये 7 महीने में आपने देखा होगा धड़ल्ले से ट्रांसफर लिस्ट निकली थी, वो इस चुनाव की तैयारी थी। वही भ्रष्ट अफसर, मैं गौरव जी की बात से सहमत हूं कि वो कुछ चंद अफसरों की बात कर रहा हूं, वो भ्रष्ट अफसर फील्ड में पोस्ट किए गए, चाहे वो IAS हो IPS हो, और वो खुले रूप से एक बीजेपी कार्यकर्ता बनकर अगर काम करेंगे तो ये उनको धमकी नहीं है 10 के बाद 11 तारीख आएगी, ये चेतावनी है। ये चेतावनी दी गई है कि आप अपने कर्तव्यों का पालन करें, जिसलिए आपको सर्विस में रखा है, जो शपथ आपने IAS IPS बनने के लिए है उसका पालन करें। चुनाव तो आते जाते रहते हैं, लेकिन किसी एक पार्टी के प्रवक्ता बनकर, किसी पार्टी के कार्यकर्ता बनकर अगर आप काम करें, निश्चित तौर पर शिकायत होगी और चुनाव आयोग कार्रवाई भी करेगा। और ये धमकी नहीं दी है, सिर्फ चेतावनी दी है, ऐसे अफसरों को चेताया है जो भ्रष्टाचार में गले गले तक डूबे हुए हैं, और जो पिछले 15 साल के कार्यकाल में भी भारतीय जनता पार्टी के मलाईदार पदों पे थे। और अभी सरकार जाने के बाद आपने कई ट्रांसफर लिस्टें देखी होंगी, वो ऐसी विधानसभाओं में जहां चुनाव होना थे वहां नई नियुक्तियां की गई थी, नए कलेक्टर, नए SP सब लाए गए थे। इसी तैयारी में लाए गए थे कि कैसे हमें सपोर्ट मिलेगा, क्योंकि ये सीधा चुनाव है, ये जनता और उस कैंडिडेट के बीच का चुनाव है जिसने लोकतंत्र के साथ गद्दारी करी, जिसने जनता के मतों को धोखा दिया। 25 सीट तो वो सीट हैं जो कांग्रेस की सीट हैं। चलिए राकेश जी, यही बात है कि मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने का वक्त है ये, ताकि जनता भी समझे कौन कितने पानी में है, कौन सही है कौन गलत है, इसका फैसला जनता ही करे तो ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन जनता के बीच में उनकी समस्याओं को, उनकी तकलीफ़ों को दूर करने की बात करने से कम एक दूसरे पर लांछन लगाना और आरोप प्रत्यारोप का दौर ज़्यादा चल रहा है। चुनाव और चुनौती, यही है हमारा आज का विशेष, और हम चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास मेहमान हैं, एक बार आपका और परिचय करवा दूं। राकेश सिंह यादव जी हैं, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। गौरव चतुर्वेदी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजू मालवी जी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। गौरव जी क्या कहेंगे? मुद्दे जो हैं वो ठीक है, अपनी बात की इस तरह की चीज़ें जो है चुनाव के दौरान होती है, एक दूसरे पर वार और पलटवार किए जाते हैं, लेकिन मूल मुद्दे फिर गायब हैं और जनता के बीच में एक दूसरे की जो है बुराइयां गिनाने का काम ज़्यादा हो रहा है, अपनी उपलब्धियां गिनाने का काम ज़्यादा हो रहा है। लेकिन हकीकत में जनता को क्या कुछ दिया जाएगा, जनता की समस्या, उसके आंसू कैसे पहुंचे जाएंगे, ये कोई जवाब दोनों ही दलों की तरफ से नहीं दिया जाता इस चुनाव प्रचार के दौरान। क्या कहेंगे? देखिए, चुनाव अब अंतिम मोड में है जी, और ऐसे समय में उपलब्धियां नहीं गिनाई जाती हैं जी। दूसरे राजनीतिक दलों की जो रणनीतियां हैं जी, उन पर नजर रखकर उनकी कमियों को प्रशासन के सामने, चुनाव आयोग के सामने लाया जाता है। जी, मेरी बात को अविनाश जी बहुत अन्यथा मत लेना। बिल्कुल। चुनाव को अगर हम नैतिकता की बात के साथ करते हैं, तब मैं आपसे इस मुद्दे को लेकर के बात कर रहा हूं। जी, अभी आपने ब्रेक लिया था जी, इस ब्रेक के दौरान जी, शिवराज निधि का एक विज्ञापन आपने अपने चैनल पर आ रहा था। जी, नैतिकता के नाते ये सरकार का दायित्व है, ये राजनीतिक दलों का दायित्व है जी, कि जब आचार संहिता लगी हो, जी, 1-2 उपचुनाव नहीं हो रहे हैं, 28 उपचुनाव हो रहे हैं जी, 28 उपचुनाव में इस तरीके का विज्ञापन जी, क्या मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए नहीं है? जी, भले मतदाताओं की योजनाओं के लिए, आप मतदाताओं के हित के लिए चला रहे हो, लेकिन क्या ये मतदाताओं से लाभ उठाने का प्रयास नहीं माना जाए? जी। ऐसे दौर में न्यूज चैनलों को भी और अखबार के संपादकों को भी इस तरीके के विज्ञापन या इस तरीके के समाचार प्रकाशित करने से बचना चाहिए। जी, मैं बात एक नैतिकता की कर रहा हूं। अभी राजू मालवी जी ने एक बात कही थी जी,
कि कमलनाथ जी बौखला गए हैं जिस तरीके के आरोप लगा रहे हैं। जी, हर सत्ता पक्ष विपक्ष के ऊपर इसी तरीके के आरोप लगाता है। जब इस तरीके के आरोप लगते हैं, हर बार विपक्ष सत्ता पक्ष पर इसी तरीके के आरोप लगाता है कि प्रशासन की गड़बड़ियों का फायदा उठाने का प्रयास कर रहे हैं। जी, आखिर जी, चाहे कांग्रेस हो या भाजपा हो, जी, साफ सुथरा चुनाव करने की व्यवस्था की ओर कदम क्यों नहीं बढ़ाता है? जी, ये गलती सिर्फ भाजपा की नहीं है, ये गलती सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, ये गलती सिर्फ आपकी और हमारी नहीं है। जी, ये सामूहिक जवाबदारी है, सामूहिक जिम्मेदारी है जी, कि हम चुनाव को पारदर्शिता और नैतिकता के साथ संपन्न कराएं। जी, मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा जी, कि आपके चैनल को हमेशा भरपूर विज्ञापन मिलते रहे, लेकिन बात नैतिकता की आई थी, इसलिए मैंने ये बात यहाँ पर उठाई। जी राजू जी, क्या कहेंगी? गौरव जी ने भी कुछ सलाह मशवरे भी दिए हैं और नैतिकता की जो बात कही है गौरव जी ने, और सही बात है कि सभी दलों को अपनी नैतिकता और की कसौटी पर खरा उतरना चाहिए, और बात हमेशा विचारधारा की होती है तो उस विचारधारा पर चलना भी चाहिए। सबकी अपनी अपनी विचारधारा होती है, लेकिन मूल उसका नैतिकता ही होता है। और इस वक्त जो चुनाव का माहौल है, ऐसे में जिस तरह वार और पलटवार और तमाम चीज़ें कही जा रही हैं, जनता क्या समझे क्या ना समझे, कंफ्यूज हो जाती है। और आखिरी में जैसा उन्होंने गौरव चतुर्वेदी जी ने बताया कि आखिरी वक्त है ये चुनाव प्रचार का, और इसमें एक दूसरे पर वार का जो है बहुत ज़्यादा प्रभाव और जोर दिया जाता है इस पर, ना कि उपलब्धियां गिनाने और उस पर बात होती है। आप क्या कहेंगे? अविनाश जी, निश्चित रूप से जब हम चुनाव के मैदान में जाते हैं तो हम अपनी उपलब्धियों से, भारतीय जनता पार्टी ने वही किया है, हमने अपना आगे का रोड मैप भी रखा है। लेकिन इसके साथ ही साथ जब यदि हम विपक्ष की के पास जो 11 महीने, अच्छा राजू जी आप अपना जवाब दीजिएगा। एक बीच में एक सवाल और कर रहा हूं। जब बात करी जाती है कि कितनी सीटों पर आप चुनाव जीतेंगे, तो हर जो है नेता, छोटा हो बड़ा हो, सबका एक ही जवाब होता है कि पूरे 28 सीटों पे हम ही आ रहे हैं, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे बीजेपी की बात करें। जब इतना कॉन्फिडेंस आप लोगों के बीच में है, तो फिर उसके बाद इस तरह की बातें कि उन्होंने ऐसा कह दिया, उन्होंने फला कर दिया, अब हम उसकी शिकायत निर्वाचन आयोग से करेंगे, फिर वो भी निर्वाचन आयोग पहुंच रहे हैं, वो भी अपनी बात रख रहे हैं, तो क्या मतलब निकल जाता? जी, अब आप अपनी बात कहिए, इसमें बीच में मैंने ये सवाल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य 28 सीट जीतने का है जी, और हम उसी लक्ष्य के साथ काम कर रहे हैं जी। परिणाम जो आएगा वो हम सबके सामने होगा जी, लेकिन स्वाभाविक रूप से जो चीजें हमारे सामने गलत आती हैं जी, उनमें हर राजनीतिक दल का दायित्व है कि वो जाकर के चुनाव आयोग को वो बात कहे जी। आज जिस तरह से धमकी दी गई, माननीय प्रदेश अध्यक्ष विष्णु दत्त शर्मा जी स्वयं भी गए थे चुनाव आयोग जी, और कमलनाथ जी ने कहा कि 10 के बाद 11 तारीख आएगी। कमलनाथ जी, दुनिया पलट जाए, 10 के बाद 11 तारीख तो आएगी ही आएगी, लेकिन आपके कहे अनुसार जो 11 तारीख आप सोच रहे हो वो नहीं आएगी। जिस तरह से आप व्यवहार कर रहे हो वो नहीं आई। मुझे आज गौरव भैया की बात और सारे विषय को मिलाकर के आज एक सज्जन की बात मुझे याद आ रही है। आज दिन में मुझसे एक सज्जन ने पूछा कि एमपी की, मध्य प्रदेश की राजनीति बढ़िया जब है। मैंने थोड़ा सा मैं चकरा गई क्योंकि व्यक्ति राजनीतिक नहीं थे, तो मैंने कहा भाई साहब आप क्या ना क्या चाहते हैं, आप स्पष्ट कहिए ना। तो उन्होंने कहा देखो जो उद्योगपति है वो सौदेबाजी नहीं कर रहा और जो नंगा भूखा है वो एमएलए खरीद रहा है। इस तरह की चर्चा आज भारतीय राजनीति में हो रही है, कमलनाथ जी के द्वारा हो रही है, कांग्रेस के द्वारा हो रही। तो आपको अजीब नहीं लगता कि किस तरह की आप कहां तक जा सकते हैं, कहां तक आपसे बोलचाल जा सकते हैं? पलटवार भी कम नहीं हो रहा है बीजेपी की तरफ से, पलटवार कम नहीं हो रहा है राजू जी। खैर चलिए, चर्चा का समय हमारे पास बहुत कम बचा है, हम अंतिम प्रतिक्रिया जो है राकेश सिंह जी से ले लेते हैं। राकेश जी क्या कहेंगे, जिस तरह से अभी बीच में अपने बिगड़े बोल को लेकर जो है कहा जाए तो कमलनाथ जी चौतरफा घिरे हुए थे, अपनी ही पार्टी की मुखालफत का सामना तक उन्हें करना पड़ा, और एक बार फिर उन्होंने जिस तरह से बोला है कि 10 तारीख के बाद 11 तारीख भी आएगी, और इसके जिस तरह के सियासी मतलब निकाले जाने चाहिए थे वैसे निकाले भी गए और कड़ा एतराज भी जताया गया है इस पर, क्या कहेंगे? देखिए जो बोला है बिल्कुल सही बोला। 10 के बाद 11 तारीख आएगी निश्चित है, और उन अधिकारियों को चेतावनी दी जो भारतीय जनता पार्टी के एज ए कार्यकर्ता बन के काम कर रहे थे। रहा सवाल जो बयान का आप बोल रहे हैं, किसी बयान पे हम कहीं नहीं गिरे थे, वो बयान एक सामान्य बयान था, उससे ज्यादा अपशब्द
इमरती देवी ने कमलनाथ जी के परिवार के लिए बोले, चलिए वो सब बातें वो बातें राकेश जी 50 बार बोला है, तो वो तो विषय ही नहीं है। राकेश जी हो गई बयान की बात, किसने क्या कहा? एक सवाल, कौन गद्दार है और कौन वफादार है, चुनाव के बीच है, और जनता ये तय करेगी कि किसने सरकार खरीदी और किसने सरकार बेची। राकेश जी बस एक सवाल का जवाब दे दीजिए। वो चलिए बात हो गई, चुनाव का माहौल है, इस तरह के आरोप प्रत्यारोप लगते भी हैं और हमले भी तीखे किए जाते हैं, लेकिन एक बात है कि जिस तरह से अभी राजू जी ने कहा और भी जो बीजेपी के नेता हैं वो कह चुके हैं कि भाई 28 सीटों पर जो है हमारा लक्ष्य है और हम ही जीतेंगे। आपकी तरफ से भी यही बात कही जा रही है, कांग्रेस की तरफ से भी कि इस बार जो है हम सबक सिखाएंगे तमाम। बात सुनिए, आप तो हमारी जीती हुई सीट है, तो मेरी बात 25 सीट पे तो कांग्रेस के उम्मीदवार जो खरीदे गए हैं, वो आधार क्या जीतना आपके 3 सीट का आपके इस दावे का आधार मैं जानना चाहता हूं, बस आपके इस दावे का किस आधार पर ये दावा किया जा रहा है, बस मैं वो जानना चाहता हूँ, उसका जवाब। ये दावा नहीं है, कांग्रेस वो 25 सीट जीत चुकी है, आप भी जानते हैं, कोई 25,000 से जीती है, कोई 60,000 से जीती है, कोई 65,000 से जीती है जी। तो वो तो विषय नहीं है कि वो सीट हम हारेंगे, उसमें तो हमारी लीड बढ़ना है और बीजेपी के जो कमिटेड वोट है और कम होना है, क्योंकि वो किसी गद्दार कांग्रेसी को क्यों वोट देंगे? जो पक्का बीजेपी का नेता है वो किसी गद्दार कांग्रेसी को अपना नेता क्यों बनाएगा? 25 जो नेता हैं वो अपना विधायक का दावेदारी क्यों छोड़ेंगे? क्या वो अपना राजनीतिक आत्महत्या करेंगे? ये तो सारी भारतीय जनता पार्टी अंदरूनी तौर पर जानती है कि ये 2.5 साल के चुनाव हैं, 2.5 साल बाद फिर मुख्य चुनाव 3 साल बाद आ जाएंगे, 6 महीने तो चुनाव में निकल जाते हैं, 2.5 साल ही शासन को मिलेगा। ऐसे में 25 गद्दार कांग्रेसियों को नेता अपना मानेंगे क्या या बनाएंगे? तो नतीजा बहुत साफ है, 25 सीट तो क्लीन स्वीप है, 3 सीटों पर संघर्ष है, उसमें देखते हैं क्या होता है। गौरव जी कितना, बस आखिरी प्रतिक्रिया मैं आपसे जानना चाहूंगा, दोनों के लिए ही चुनौती है ये चुनाव, साख का सवाल भी है, किसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है और किसके लिए थोड़ी सी कम चुनौती है, बस ये टिप्पणी मैं आपसे पूछना चाहूंगा, ये आपकी टिप्पणी चाहूंगा इस पर। देखिए, जो हमारी संवैधानिक व्यवस्था में जो आपके और हमारे दायित्व और जवाबदारी दी गई है जी, हमें उसको लेकर के 50-50 मानना चाहिए जी। दोनों की जनता के प्रति जवाबदारी और नैतिकता 100% हो जी, और चुनाव परिणाम हम 50-50 को करना है कि वो किन्हें अपना प्रतिनिधि चुनना चाहती है, किन्हें नहीं चुनना चाहती है जी। लेकिन आज वर्तमान हालात को लेकर के अगर हम कोई टिप्पणी करेंगे तो चुनाव आयोग के निर्देशों के विपरीत जाकर मैं चुनौती वाली बात मान रहा हूं कि अभी जो पूरा घटनाक्रम हुआ, जो सरकार कांग्रेस की बनी फिर गिरी, फिर बीजेपी की सत्ता आई और यही सब बातें जो है जनता के बीच में भी जा भी रही हैं, तो चुनौती किसके लिए सबसे बड़ी मानते हैं आप, बीजेपी के लिए या कांग्रेस के लिए? बस एक ये जो चुनौती है ये सबसे बड़ी चुनौती जनता के लिए है जी। वो जनता ऐसे प्रतिनिधि चुने जी जिन्होंने पहले जो घटनाक्रम देखा है जी, अगली बार उस तरीके के प्रत्याशी ना हो, उस तरीके के राजनीतिक घटनाक्रम प्रदेश में ना घटे जी। ये उनके विश्वास को की बात है कि वो किसे अपना चुनते हैं। चलिए, वो हो सकता है जिन्होंने इस्तीफा दिया था उन्हीं को अपना आदर्श नेता माने, तो वो आम जनता के सामने आदर्श ही होगा, लेकिन अगर वो किसी और को चुनते हैं तो भी ये जनता के विश्वास की बात है। बस भगवान से ये प्रार्थना करना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो लोकतांत्रिक व्यवस्था है, पूर्ण घटनाक्रम घटित हुआ था, वो आगे भविष्य में ना हो। चलिए, देखने वाली बात है, बहुत वक्त भी अब बहुत ज्यादा रह नहीं गया है चुनाव में। 3 नवंबर को मतदान होगा और फैसला भी जो है मतपेटियों में बंद हो जाएगा 10 तारीख को, स्थिति भी साफ हो जाएगी। और रहा सवाल इस बीच जितना भी वक्त है तो जुबानी जंग तो चल ही रही है और तेज हो सकती है, ये भी तय है। इस चर्चा को हम फिलहाल यहीं समाप्त करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, आप हमारी इस चर्चा में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए। गौरव जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, राजू जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ी। तो चुनाव और चुनौती जो है वो इस वक्त बहुत सभी दोनों ही दलों के सामने है कि इस चुनाव को किस तरह से जीता जाए। अपने अपने दावे हैं, अपने अपने वादे हैं। जनता किसको सत्ता का सिंहासन सौंपती है एक बार फिर ये आने वाला वक्त ही बताएगा, यानी 10 नवंबर को ये तय हो जाएगा कि जनता ने किसे चुना और किसे खारिज किया। फिलहाल दीजिए इजाज़त, बने रहिए आप हमारे साथ। नमस्कार।